जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नया अध्याय। कक्षा 12वीं का अध्याय है आपका 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, हमने अपना देश बना लिया, हमने उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रारंभ कर ली। भाई, देश बनाना, देश में राजनीतिक गतिविधियों को प्रारंभ करना ही काफी नहीं होता देश चलाने के लिए। देश को चलाने के लिए देश की आर्थिक नींव मजबूत करना भी जरूरी है। समझ रहे बात? एक लंबे समय तक अगर देश को चलाना है तो देश की आर्थिक नीतियों को सही तौर पर बनाना बहुत जरूरी है। जब तक देश आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होगा ना, देश चल ही नहीं सकता। देश चल ही नहीं सकता। देश की नींव ही क्या है? आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो अब हम चल रहे हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझने, अपने देश की कमाई के साधनों को समझने कि हमारे देश ने अपनी कमाई के साधन किस प्रकार से निर्मित किए, कैसे उसने अपने आप को आय का साधन बनाया, किस प्रकार से उसने अपने देश की गरीबी को मिटाने का काम किया। आप सब जानते हैं कि विभाजन कोई सिर्फ दो जमीनों को बांटना भर नहीं था। विभाजन सिर्फ 2 जमीनों को बांटना भर नहीं था। विभाजन के कारण सिर्फ जमीनें ही नहीं बटी थी, विभाजन के कारण संसाधन भी बटे थे। और वो भी कैसे? प्राकृतिक संसाधन बटे थे। और प्राकृतिक संसाधन बढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि आपकी कमाई का साधन जा रहा है। समझ रहे बात? ये जो पाकिस्तान बना, तो इस पाकिस्तान के जाने से हमारे बहुत सारे संसाधन उधर चले गए, बहुत बड़े संख्या में हमारे संसाधन उधर चले गए। बंटवारे को सिर्फ भूमि का विभाजन मत समझना, बंटवारा एक आर्थिक आघात भी होता है। ये देखिए, ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास कितना बड़ा पोर्ट है, पाकिस्तान से हम विश्व के कितने बड़े रास्ते से हमारा मध्य एशिया से कनेक्शन टूट गया। नहीं, सीधे तौर पर हमारा मध्य एशिया से और आपका दक्षिण एशिया से कनेक्शन जुड़ा होता। समझ रहे बात? आपके विभाजन ने क्या किया? विभाजन ने क्या किया? विभाजन ने हमें मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से हमारा कनेक्शन तोड़ दिया। समझ में आई बात? और हमारा जो समुद्री संसाधन था उसमें भी बंटवारा हो गया। हमारा प्राकृतिक संसाधन, हमारी भूमि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, वो भी बट गई। हमारा जो जल संसाधन था वो भी बट गया। आज अगर हमारे पास सिंधु होती तो हमारे पास कितना बड़ा जल स्रोत होता। हमारे देश में पानी की समस्या नहीं होती, पानी की समस्या नहीं होती। आप सोचो, तो इन सब चीजों के, इन सारी चुनौतियों से अब हमें निपटना था। हमने इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान झेल लिया था। अब उस आर्थिक नुकसान से उबर कर ये जो हमारे पास देश मिला था, हमें इस देश को गढ़ना था, इसे एक मजबूत स्थिति में बनाना था, जिससे कि इसको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ये किसी भी प्रकार की समस्या से ना जूझे। इस चीज को हमें सुनिश्चित करना था। तो हम अपने देश की आर्थिक नींव रखते हैं। देखो, आप सब बखूबी जानते हैं, हम आजाद हुए हैं कब? 1947 को। हमने अपना संविधान कब बना लिया? हमने बना लिया 1949 को, है ना? 1949। और लागू कब कर दिया? 1950 को। समझ में आई बात? अब जब देश ने अपना संविधान बना लिया, सारा सिस्टम तय कर दिया कि हमारा देश कैसे चलेगा, तो सबसे पहली जरूरत थी देश की आर्थिक गतिविधि को प्रारंभ करना। जब तक देश में पैसा नहीं आएगा, देश की गरीबी मिटाई जा सकती है? देश की गरीबी मिटानी है तो देश की कमाई को प्रारंभ करना पड़ेगा। और कमाई कहीं बाहर से नहीं होगी, हमारे ही लोग कमाई कराएंगे, कोई और कमाई नहीं कराता। मैं बेचूंगा, आप खरीदोगे। जब ये हमारे बीच में जब ये प्रक्रिया चलने लगेगी ना, तो हमारा देश आगे बढ़ने लगेगा। ये खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, खरीदेगा इंसान तो बनेगा, और बनेगा तो बेचा जाएगा। जब तक डिमांड नहीं होती तब तक उसकी सप्लाई नहीं होती।
ये डिमांड और सप्लाई ही एक देश के आर्थिक विकास की नींव होते हैं। एक देश की आर्थिक विकास के नींव होते हैं। देखो जितनी डिमांड होगी उतनी क्या होगी, उतनी सप्लाई करने के लिए क्या करा जाएगा, लोगों को हायर किया जाएगा। और लोगों को हायर किया जाएगा इसका मतलब क्या है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा, देश में आर्थिक गतिविधियां होंगी अलग अलग प्रकार के। अब मान लो बैंक की नौकरी लगती है, मानते हैं बैंक एक बड़ा सरकारी अफसर बन जाता है, मान के चल रहे हैं बैंक एक सरकारी बड़ा अफसर बनता है, तो बैंक अपने साथ क्या क्या गतिविधियां कराएगा। अब मान लो बैंक एक गाड़ी खरीदेगा, मान लिया हमने एक गाड़ी खरीदता है, तो गाड़ी खरीदेगा तो क्या होगा, गाड़ी की डिमांड आएगी। तो जब गाड़ी आ जाएगी तो इसके आसपास और ये पेट्रोल भराएगा, ये उस गाड़ी की क्लीनिंग कराएगा, ये और भी बहुत सारी गतिविधियां करने लगेगा। तो उससे क्या होगा, देश को आर्थिक बूस्ट मिलेगा। समझ में आई बात। तो जैसे कुछ भी होता है, हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी एक पिन भी खरीदते हैं ना, तो हम अपने देश के आर्थिक विकास में अनुदान देते हैं। ठीक, तो हम चल रहे हैं अपने देश की जीरो से आज के हीरो बनने की आर्थिक स्थिति को जानने। आज हम जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने बैठे हैं, ये हम कैसे बने, इसकी नींव कैसे रखी गई, हम चल रहे हैं उस चीज को समझने। आज समझने कि हमने अपने आज जिस स्थिति में हम हैं, ये स्थिति हमने कैसे प्राप्त की। देखो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब हम आजाद हुए थे तब हमारा देश किसमें था, तब हमारा देश गरीबी में था। और हमारा देश कहां निवास करता था, गांवों में। और लोगों की प्रमुख किसानी उनका प्रमुख व्यवसाय था। आपको मैंने बताया है उस समय भारत की 85% जनसंख्या कहां निवास करती थी, गांव में निवास करती। कहां निवास करती थी, गांव में। समझे आप। तो हमें अपने देश की, और कितने प्रतिशत लोग सिर्फ शिक्षित थे, सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे। कितने प्रतिशत, 13%। समझ आई बात। 13% लोग शिक्षित थे, 85% लोग गांव में रहते थे, और देश 2 भागों में बंट चुका था, जिसके कारण देश के प्राकृतिक संसाधन बढ़ गए थे। हमें देश के बंटवारे के कारण हमें बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ा। समझ में आई बात। और हमने 55 करोड़ अपने हिस्से के पाकिस्तान को दिए, 55 करोड़। ठीक है, पाकिस्तान के बनने पर हमने उन्हें 55 CR कहते हैं ना, CR ही कहते हैं ना। ठीक है, 55 करोड़ हमने पाकिस्तान को दिए। ठीक, ये याद रखनी है। तो ये सारी चीजें, हमारे 85% जनता गांव में रहती थी, सिर्फ 13% जनता पढ़ी लिखी थी। तो अब हमें इसके साथ हमने 2 काम कर लिए। हमने अपने देश को बना लिया, हमने अपने देश का निर्माण कर लिया, हमने अपने देश का एकीकरण कर लिया, हमने अपने देश को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, पूरा सिस्टम सेट कर दिया। 1950 तक हमने पूरे देश को सिस्टमाइज कर दिया। ठीक है, पूरे नियम कानून बना दिए। हमने इलेक्शन का भी पूरा सिस्टम तैयार कर दिया कि कैसे हमारे देश में इलेक्शन होंगे। और अब हमें सबसे बड़ी चीज करनी थी, और वो क्या थी, विकास। बिना विकास, भैया आप मान लो घर बना लो, चूल्हा बना लो, लेकिन चूल्हे पे पकाने के लिए अनाज ही नहीं रहेगा तो कोई फायदा है घर बनाने का? ये पेट नहीं भरेगा तो देश बना लेने का कोई फायदा होगा? कदापि नहीं। तो अब हमें वो काम करना था जिससे कि देश आगे बढ़ेगा, और वो क्या था, हमारे देश की आर्थिक गतिविधि को चलाना था। और ये हम चलाना स्टार्ट करते हैं कब से, 1951 में हम अपनी पहली आर्थिक नीति बनाते हैं। हम पहली अपनी आर्थिक नीति बनाते हैं, और हम पंचवर्षीय योजना के आधार पर अपनी नीतियों का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं। हमारे देश में हम जो भी काम करते थे पहले, हम 5 वर्ष की पहले नीतियां बना लेते थे और उसके हिसाब से काम करते थे। समझ में आएगा? तो हम उसे क्या कहते थे, पंचवर्षीय योजना। क्या कहते थे, पंचवर्षीय योजना, या कहिए
5 ईयर प्लान, हम 5 ईयर प्लान के सिस्टम पर काम करते थे। और ये हमने 5 ईयर प्लान सिस्टम कहां से लिया था? यूएसएसआर से। यूएसएसआर इस पैटर्न को फॉलो करता था। और हमारी उस समय जो देखो दुनिया में उस समय 2 अर्थव्यवस्थाएं थी, एक थी आपकी कैपिटलिज्म और एक थी आपकी सोशलिज्म। हमने ना कैपिटलिज्म एक्सेप्ट किया अपने देश के लिए, ना ही सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश में गरीबी थी, तो हमारे देश के लोगों के जेब में इतना पैसा नहीं था कि वो अफोर्ड कर सके, वो मार्केट की प्रॉफिट के हिसाब से चीजें खरीदने के काबिल नहीं थे। उनकी जेब में इतना पैसा नहीं था कि वो प्रॉफिट भी दे सकें, लोगों को प्रॉफिट भी दे सकें। तो हमारे देश ने कैपिटलिज्म नहीं अपनाया, ना सोशलिज्म अपनाया, क्योंकि हमारे देश में हमने संपत्ति का अधिकार लोगों को दे रखा था और मौलिक अधिकार भी दे रखे थे, इसलिए हमने सोशलिज्म भी नहीं अपनाया। हमने क्या अपनाया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। क्या अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों के ही हमने गुण लिए अपने अंदर, दोनों ही के गुण, क्योंकि हमारे देश में दोनों प्रकार के लोग थे। तो हमारी इस मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी सरकार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, बड़े बड़े, आज जिन्हें हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जिन्हें हम पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे रेलवे क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या है रेलवे? पब्लिक प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? इस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस पे किसका है? भारत की जनता का अधिकार है। ये भारत की जनता के पैसों से बनी संस्था है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है? पब्लिक प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया और इस पे अपने देश को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। समझ में आई बात? तो अब आप चल रहे हैं विस्तार से अपनी किताब के माध्यम से पढ़ने और समझने कि हमें अपने देश के विकास के लिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा शुरुआती वर्षों में। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, इस अध्याय में पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्होंने एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी। समझ रही बात? ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती में हमारे नेताओं को उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई जिस प्रकार की सफलता उन्हें पहले और दूसरे विषय में मिली थी। पहली और दूसरी चुनौती का उन्होंने जिस प्रकार से सामना किया, उस प्रकार से सामना इस चुनौती का नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि इस चुनौती को समाप्त करने के लिए हमें इसकी जड़ को समाप्त करना था और इसकी जड़ को समाप्त करना इतना आसान नहीं था। आज भी 70 साल हो गए हमारे, 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, क्या आज भी हमारे देश से गरीबी गायब हो गई है? कदापि नहीं, कदापि ही नहीं। और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हमारे देश से गरीबी नहीं गई है। आज भी लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, तो ये हमारे देश के लिए एक जिल्लत की बात है कि अभी भी हमारे देश से गरीबी खत्म नहीं हुई है। गरीबी अगर खत्म हुई हो गई होती तो सरकार को मुफ्त राशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब अब कितने हुए भैया? क्या परसेंट पढ़े लिखे लोग? पढ़े लिखे तो बहुत हो गए हैं। देखो, पढ़े लिखे होना और वास्तविक रूप से पढ़े लिखे होना में बहुत अंतर है। पढ़े लिखे बहुत है, आज के टाइम पे आप मान लो आपका 70% भारत पढ़ा लिखा है, 70% भारत पढ़ा लिखा है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना भारत पढ़ा लिखा है ये भी तो जानो। हमने क्वांटिटी तो पैदा कर ली है, लेकिन क्वालिटी नहीं पैदा करी है। क्वालिटी मैटर करती है ना, चीज क्वालिटी मैटर करती है। समझ में आई बात? पढ़ा लिखा होना, आज तो पढ़ा लिखा पता है किसे माना जाता है? जिसको अपना नाम लिखना आता है वो पढ़ा लिखा माना जाता है हमारे देश में। जिसको अपना नाम लिखना आता है, जिसको अपने नाम के हस्ताक्षर करने आते हैं, उसको हमारे देश में पढ़ा लिखा मान लिया जाता है।
आपके स्कूल में भी अब भाई ओपन से भी तो पढ़ाई हो रही है, आप ओपन से पढ़ रहे हो और आपको चाहे किताब का आप ही पढ़ना ना आता हो, बहुत बच्चों को हिंदी पढ़नी तक नहीं आती लेकिन उन्हें पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। भारत की मातृभाषा पढ़नी नहीं आती, अपनी मातृभाषा बच्चों को पढ़नी नहीं आती और उन्हें पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको अपना नाम लिखना आता है, सिर्फ इसलिए। तो यह कोई पढ़ा लिखा होना नहीं, पढ़ा लिखा वो है जो अपने विवेक से अपने फैसले ले रहा है, अपने विवेक के अनुसार चीजों का चयन कर रहा है, सही और गलत में जिसे सही रूप में फर्क करना आता है। जो भारत की मैं अगर पूछ लूं आपसे, अभी आप यहां बैठे हो, आप में से 3-4 को तो 3 को पता ही नहीं होगा कि भारत में अभी भी किस सिस्टम से इलेक्शन होता है, पता है? कदापि नहीं पता। तो आप पढ़े लिखे कहलाएंगे? कहने के लिए तो पढ़े लिखे हैं लेकिन वास्तविक रूप में से पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा लिखा वो है जिसे भारत का, अपने देश की सारी चीजों के बारे में पता हो, राजनीति मूलभूत चीजें तो पता हो कि हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम क्या है, हमारा देश कैसे चलता है, 2+2 कितना होता है, 5x5 कितना होता है, ये सब पता होना चाहिए। समझ में आई बात? तो वो पढ़ा लिखा कहलाएगा। विवेकपूर्ण हमारे देश में अभी गुणवत्ता की, शिक्षा की गुणवत्ता की बहुत कमी है। क्वांटिटी अमाउंट तो बहुत बड़ा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस संख्या में गुणवत्ता कितनी है वो सबसे बड़ी बात है। समझ में आई बात? तो इस चुनौती का सामना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये चुनौती एक दिन की चुनौती नहीं थी। इस चुनौती का को समाप्त करने के लिए बहुत से काम करने थे, बहुत सारे काम। चलो आगे सुनो, कहां गए थे हम? इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर किए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं, विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। ये सारी चीजें हम चल रहे हैं समझने कि हमने पहले स्टार्टिंग में किस प्रकार की, हमें विकास के विषय में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर हमारे नेताओं ने विकास के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई और पहले 2 दशकों में उन नीतियों से क्या इफेक्ट हुआ, क्या और उन नीतियों के कारण किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी। ये सारे विषयों को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक चल रहे हैं समझने। तो पहले हम चल रहे हैं समझने राजनीतिक फैसले और विकास। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, भारत या कहीं भी जो भी देश लोकतांत्रिक रास्ते पर चलता है, उस देश में विकास का सारा काम कौन करता है? आपकी राजनीति। आपके देश में किस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनेगी, आपका जीवन किस प्रकार से चलेगा, इन सब चीजों को तय करने का काम कौन करता है? आपकी राजनीति। इसीलिए यहां लिखा है राजनीतिक फैसले और विकास, क्योंकि राजनीति पर ही आपका विकास निर्भर होता है। आपके घर के सामने से हाईवे जाएगा या सड़क जाएगी, इस चीज का निर्धारण कौन करता है? आपके द्वारा चुनी गई सरकार। इसीलिए कहता हूं सरकार बहुत सोच समझ के चुनो। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 1 लाख रुपए के लिए अपना वोट मत बेचो, क्योंकि वोट आपका भविष्य निर्धारित करता है और ये वोट, इस वोट की कोई कीमत नहीं है। इस वोट की कीमत सिर्फ क्या है? ये देश। इस एक वोट से आप अपने देश का निर्माण करते हैं। तो अगर आप इसको गलत जगह यूज करेंगे तो इसका मतलब आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो सब कुछ करो लेकिन देश के साथ गद्दारी मत करो, अर्थात वोट मत बेचो। वोट नहीं बेचना किसी भी कीमत पर और कभी भी, चाहे वो स्कूल का इलेक्शन हो, चाहे वो कॉलेज का इलेक्शन हो, चाहे वो देश की लोकसभा या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, कभी भी कहीं भी वोट नहीं बेचना है। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति आपके विकास की नीतियां निर्धारित करती है। आगे सुनो कैसे करती है, ये सुनना।
इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। इस्पात समझते हो क्या होता है? नहीं। इस्पात नहीं समझते? ये उड़ीसा है, देख लो, ये क्या है? उड़ीसा। झटका जो लग जाता है। उड़ीसा जगह का नाम है। इस्पात नहीं समझते? इस्पात, इस्पात नाम सुना है कभी? इस्पात, स्टील सुना? स्टील, उसी को कहते हैं, समझ में आई बात? उसी को कहते हैं स्टील। तो स्टील कहाँ, लोहा कहाँ निकलता है? हाँ, लोहा कहाँ निकलता है? खदानों में। बोलो हाँ, खदानों में निकलता है। कहाँ निकलता है? खदानों में। और खदानें कहाँ होती है? जंगलों में, जमीन के नीचे होती हैं। तो हमारे देश में खदानें इस क्षेत्र में है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये खदानी एरिया है। ये पूरा का पूरा क्या है? यहाँ हमारे देश में माइंस है, बहुत बड़ी बड़ी माइंस है। समझ में आई बात? तो उड़ीसा में एक माइन होती है। क्या होती है? खदान होती है, जहां पर इस्पात होता है। क्या होता है? इस्पात। समझ? एलॉय जिसे कहते हैं, एलॉय या मेटल कहते हैं ना, स्टील एलॉय होता है। ठीक, तो आगे सुनो। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भूलना चाहा। उड़ीसा सरकार ने क्या चाहा कि हम इस लौह अयस्क को बेचकर मोटा पैसा कमाएंगे, मोटा पैसा कमाएंगे। किसने सोचा? आपकी उड़ीसा सरकार ने सोचा। क्या सोचा? कि हम इस ओर को बेचकर मोटा पैसा कमाएंगे। किसको? उड़ीसा में मिला अयस्क। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, आपके घर का खाना आपको ना देकर आपके मम्मी पापा अगर उस खाने को बेचकर पैसा कमाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हाँ, आप क्या चाहोगे? आप क्या चाहोगे? बोलो मुझसे। पहले हमें मिले खाना, पहले आपको मिले, पहले आपको मिले, यही चाहोगे ना? अभी सुनना क्या होता है, अभी सुनना, ध्यान से सुनना, बातें बहुत नीचे देखो, ध्यान से सुनना। उसने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों, अंडरलाइन कर लेना, कहां है? सारे के सारे ये उड़ीसा के अविकसित इलाकों में है। खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। तीन संकट है एक ही समय पर, तीन संकट है, तीन चुनौतियां हैं। ये जो एक उदाहरण दिया गया है आपके सामने, इसमें तीन चुनौतियां आपके सामने हैं। अब मुझे बताओ कौन कौन सी चुनौतियां? ये जो उदाहरण मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इसमें आपको विकास से संबंधित तीन चुनौतियों के बारे में समझाया गया, तीन चुनौतियों के बारे में बताने का प्रयास किया गया और पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाता है। ये अनसीन पैसेज दे देंगे, आपको पढ़ना और समझना है कि इनमें क्या, किस प्रकार की तीन चुनौतियों के बारे में बताया गया है। तीन चुनौतियां हैं भाई कि आदिवासियों, पहला क्या है? पहला है पर्यावरण, पहला है पर्यावरण। भाई अगर लॉ एस के निकालना है तो जंगल काटना पड़ेगा, जंगल कटेगा तो क्या नुकसान होगा? पर्यावरण का। दूसरा क्या है? आदिवासी लोगों का जीवन, आदिवासी लोगों का जीवन। ठीक, आदिवासी अब भी हैं? हाँ है, बहुत से हैं। आदिवासी लोगों का जीवन, ठीक है, क्योंकि आप देखो जंगल कटेगा तो इन लोगों को इनकी जगह से हटा दिया जाएगा,
इन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा और इन लोगों को जंगल के अलावा कहीं और रहना आता ही नहीं है। इन लोगों को और जंगल के अलावा कहीं रहना आता ही नहीं है, क्योंकि इनको उसके अलावा कहीं वो रहे ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, उनको वो छल कपट आता ही नहीं है जो शहरी जीवन में या सामान्य जीवन में रहने वाले लोगों को आता है। तीसरी समस्या, और अगर खदान नहीं लगती है, उद्योग नहीं लगता है, तो देश को नुकसान होगा। किस चीज का? पूंजी का। पैसा नहीं आएगा, और पूंजी नहीं आएगी तो देश में रोजगार सृजित नहीं होगा। 3 चुनौतियां एक बार में है आपके सामने, 3 चुनौतियां एक बार में है। अब बताओ देश को क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? पर्यावरण को बचाना चाहिए। पर्यावरण के साथ ही आदिवासी लोगों का जीवन भी जुड़ा है, ठीक है। अब बताओ, पर्यावरण को बचाए सरकार, आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, या फिर देश में पूंजी लाए? क्या करना चाहिए उसे? पर्यावरण बचाए। हाँ, क्यों? एक साथ दो चीजें हो रही हैं। हाँ, एक साथ दो चीजें हो रही हैं। एक साथ दो चीजें तो यहाँ पे भी तो है। पूंजी आएगी तो बहुत सारी चीजें तो होंगी, रोजगार आएगा, विकास की अनेक गतिविधियां चल पड़ेंगी। अब भाई लोहा निकलेगा ही नहीं, लोहा जमीन में दबा रहेगा तो तब भी तो फायदा नहीं है ना। अब बात समझ में आ रही? विकास करना कोई आसान काम नहीं है। आपको विकास प्राप्त करने के लिए बहुत से लोगों के अधिकार छीनने पड़ते हैं। जब कहीं डैम बनता है ना भाई, जब बांध बनता है ना, तो बहुत से लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो अब जब मान लो, जब अगर यहां उद्योग लगेगा तो क्या होगा? पर्यावरण का नुकसान होगा। इन आदिवासी लोगों को इनकी आजीविका, इनका रहन सहन सब बदल जाएगा, इनको यहां से हटा दिया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले स्टार्टिंग पर, इनको कुछ नहीं मिलेगा इस उद्योग के लगने से। खाना बनेगा लेकिन इनको नहीं मिलेगा, ये खाना बेच दिया जाएगा, इससे इनको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो ये दिक्कत का विषय है भाई। कहा जाता ये है कि जिनके आप संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी उस विकास में शामिल करें तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिन लोगों को हम वहां से विस्थापित करते हैं, कभी हम उन लोगों को वहां पर रोजगार देते ही नहीं है। दिक्कत यहां आती है, सबसे बड़ी दिक्कत यहां आती है। इसके कारण चीजें अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। तो ये जान लो मैं कि विकास करना होता है तो हमें बहुत सारी चीजों की आहुति देनी पड़ती है। बहुत से लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, बहुत से लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया जाता है, और पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तब जाकर एक लोहे की छड़ बनती है, और जिन लोहे की छड़ों को चरसी तोड़ कर ले जाते हैं और बेच देते हैं। आप समझ रहे हो? इसीलिए कभी भी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो देश की संपत्ति खुद हमारे पैसों की है, किसी और के नहीं। नेताजी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाते। जमीन से लोहा कैसे निकलता? जमीन से लोहा निकलने का एक प्रोसेस होता है, समझ में आई बात? तो वो खनन होता है, खदानें खोदी जाती हैं, उनमें टुकड़े होते हैं, फिर उन्हें रिफाइन किया जाता है। 9th क्लास में प्रोसेस है इसके बारे में, पिघला के निकाला जाता है। समझ में आई बात? तो ये पूरा 9th क्लास में प्रोसेस है, उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, आगे सुनो। ठीक, इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? आपने पहचान लिए ना अब कि कौन कौन से अहम बिंदुओं पर संघर्ष हो रहा है। सुनना आगे। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंधित सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? समझ में आई बात? किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? देश की जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए, या उड़ीसा की जनता की जरूरतों को उड़ीसा की
जरूरत कहा जाए? किसकी जरूरत? अब भाई बताओ मुझे, आपके घर में आपके घर में आने वाले मेहमानों की जरूरत के हिसाब से चीजें बने तो ज्यादा अच्छा है कि आपके हिसाब से चीजें बने तो ज्यादा अच्छा है? मेहमान रहेगा, मेहमान रहेगा। तो उसके नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके घर को मेहमान के हिसाब से बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है? हाँ? हमारे हिसाब से ना, लेकिन उड़ीसा के साथ ऐसा नहीं होता। उड़ीसा को देश के हिसाब से यूज किया जाता है, समझ में आई बात? जैसे झारखंड को भी देश के हिसाब से यूज किया गया है। झारखंड की जनता को उतना लाभ नहीं मिला है। झारखंड के खदानों में निकलने वाला कोयला झारखंड की जनता के घरों को रोशन नहीं करता, वो गुजरात की जनता, महाराष्ट्र की जनता के घरों को रोशन करता है। समझ में आई बात? तो ये दिक्कत का विषय है। वहां पे ऐसा क्या है जो क्या यूज होता जाता है? वहां फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी वहां फैक्ट्रियां हैं, समझ में आई बात? वहां और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ पर खदानें हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ खदानें हैं जिस कारण से यहाँ पर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं किया जा सकता जहां पर फैक्ट्रियां लगाई जा सके। समझ में आई बात? यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। कभी झारखंड गए हो? कहीं भी गए हो? फैक्ट्रियां कहाँ लगती हैं? प्लेन एरियाज में लगती हैं, और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो, जहां पर अब देखो, क्या आप पूछो मुझसे कि भैया गुजरात में, महाराष्ट्र में ही क्यों फैक्ट्रियां लगती हैं? फिरोजाबाद में भी बहुत है, नोएडा। अरे वो तो अलग बात है। फिरोजाबाद में क्या, किस चीज की फैक्ट्रियां हैं वहां पे? कांच की। कांच की है, ठीक है। आप पूछो ना कि भैया गुजरात में ही क्यों फैक्ट्रियां हैं सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में ही क्यों है सबसे ज्यादा, और बंगाल में ही सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां क्यों? पूछो। क्योंकि वो हाँ, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, और समुद्र से ही विश्व के साथ रिश्ता कायम होता है। किस चीज का? व्यापार का। समझ में आई बात? व्यापार का सबसे सुलभ मार्ग कौन सा है? समुद्र है। समुद्र से ही सबसे ज्यादा व्यापार होता है दुनिया में। समझ में आई बात? तो इसीलिए आपके इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। आपके इन क्षेत्रों में ये प्लेन भी है, और ये फैक्ट्री के लिए बहुत ही सही जगह भी है, लोकेशंस भी बहुत अच्छी हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव क्या है? राजनीतिक टकराव सुनना। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। यहाँ पर एक के हित को दूसरे के हित के सामने नाकार दिया जाता है। एक के हित को दूसरे के हित के सामने नाकार दिया जाता है। यहाँ पर आदिवासियों और पर्यावरण को नाकार के देश के हित को प्राथमिकता दी गई है। देश के विकास को प्राथमिकता दी गई है कि अगर आज हम उद्योग नहीं लगाएंगे कि फिर दुनिया की कोई कंपनी हमारे देश में उद्योग लगाने नहीं आएगी। इसलिए आदिवासियों की, उड़ीसा की मांग को, उड़ीसा की जनता की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया, और देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा की जनता के अधिकारों का शोषण कर दिया गया। और ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। जहां जहां भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगती हैं, वहां के लोगों को हमेशा शोषित होना पड़ता है, वो कहीं का भी हो, वो कहीं के भी हो। समझ में आई बात? अब जेवर में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो जो जेवर के आसपास लोग रहते होंगे उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाएगी। मैं मानता हूं मोटा मुआवजा मिलेगा, लेकिन भैया घर तो आपका छीन जाएगा ना, आपसे समाज आपका छूट जाएगा ना। आप जिन लोगों के साथ रहते थे वो लोग आपसे बिछड़ जाएंगे, वो कहीं और चला जाएगा, आप कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं और चला जाएगा। मैं मानता हूं आज के टाइम पे मुआवजा मोटा मिलने लगा है। उस समय जब भारत का विकास प्रारंभ हुआ था तब मुआवजा नहीं मिलता था इतना मोटा। तब तो मुझे लगता है मुआवजे की कोई वो ही नहीं थी। अपना घर भी नहीं देते तो। समझ में आई बात?
आगे सुनो, छीन ले रहे थे। सरकार छीन लेती थी भाई, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं तो समझ में, आज मिल रहे हैं ये सारी चीजें, पहले नहीं था ये, मुआवजे का प्रावधान। आगे सुनो, साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृत की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। कुछ भी हो, एट द एंड आपके पॉलिटिशियंस ही ये डिसाइड करते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। मैं मानता हूं विशेषज्ञ अपनी राय दे देंगे, सब अपनी राय दे देंगे, लेकिन एट द एंड फैसला कौन लेगा? पॉलिटिशियन, राजनेता, राजनीति, संसद। तो इसीलिए मैं कहता हूं राजनेता और राजनीति में काम करने वाले लोगों का चयन आप बहुत ही सोच समझकर करें। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन को निर्धारित करेंगे। आपके जीवन की रूपरेखा क्या होगी ये लोग तय करेंगे। एट द एंड इन्हीं के हाथ में आपका भविष्य है। मोदी जी ही आपका भविष्य गढ़ेंगे। तो बहुत सोच समझकर तय करिए कि आपको मोदी जी को वोट देना है या नहीं देना, क्योंकि मोदी जी आपका 50 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। सच है, ये गलत नहीं है। नेहरू ने जो काम किया है आज हम उसकी खा रहे हैं। नेहरू का किया हुआ आज भारत इतने विकास पर गया है। अगर उन्होंने भाखड़ा नागल बांध नहीं बनाया होता, आज एम्स नहीं बनाया होता, आज आपकी आईआईटीज नहीं बनाई होती, आपके आईआईएम नहीं बनाए होते, आपके लिए जो आज आप अंतरिक्ष में जाकर अपना झंडा फहरा रहे हैं, नासा नहीं बनाया होता, तो क्या आप इतने आगे होते? तो वो किसका विजन था? वो नेहरू का विजन था। अब हम आगे के 50 सालों में देखेंगे मोदी जी का विजन। मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है? ये भी जो सारी की सारी परियोजनाएं चल रही है ना, इनमें से 70% परियोजनाएं कांग्रेस की परियोजनाएं होंगी। हाँ, मोदी जी के समय काल में ये सफल हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन इनकी नींव सारी की सारी किसके समय काल में रखी गई है? कांग्रेस के समय में। कांग्रेस नहीं, मैं भारत सरकार के समय में कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी जेब से पैसा निकाल के नहीं लगा रही है ना, मोदी जी अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। वो हमारे टैक्स का पैसा लगाते हैं, वो हमारा टैक्स है, हमारा पैसा है। कोई किसी का भी पैसा नहीं है, किसी भी पार्टी का, वो हमारा पैसा है। और हम बस हमें यह बताना है, यह हमें निर्धारित करना है कि हमारे पैसे का प्रयोग हमारे अनुसार होगा या इन पॉलिटिशियंस के हिसाब से होगा या इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से होगा। यह निर्धारित करना है हमें, और यह निर्धारित तब होगा जब हम अपनी सरकारें सही चुनेंगे। जनता के हित वाली चुनेंगे या उद्योगपतियों के हित वाली चुनेंगे, यह हमें निर्धारित करना है। समझ में आई बात? आगे सुनो। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। तो एट द एंड जनता के प्रतिनिधि ही ये तय करते हैं कि जनता के लिए फ्लाईओवर बनेगा या जनता के लिए सड़क बनेगी। एट द एंड वो ही निर्धारित करते हैं। आगे सुनो। आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। हमें दोनों चीजें करनी थी, आर्थिक समृद्धि भी लानी थी और सामाजिक न्याय भी करना था। गरीबों को गरीबी की गर्द से निकालना था और देश को समृद्धि की तरफ लेकर जाना था। सनी कहां पढ़ रहा हूं बताना मुझे, कौन सी लाइन पे हूं? हेलो हेलो, पक्का गलत बता रहे हो? इधर कहां? अरे ले लिया मैंने। सभी इस बात पर सहमत हैं कि भारत में विकास का आर्थिक
समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है, इस बात पर भी। ठीक है, चलो पकड़ लीजिए अब तो। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में मुख्य भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना चाहिए? ये सारी चीजें सरकार निर्धारित करेगी। इन सब चीजों पर देखो, इसीलिए हमने, क्योंकि हमें सिर्फ समृद्धि प्राप्त नहीं करनी थी, हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं करना था, हमें सोशल जस्टिस भी करना था। इसीलिए हमने कैपिटलाइजेशन को, पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। समझ में आई बात? हमें सिर्फ आर्थिक विकास नहीं करना था, हमें सामाजिक न्याय भी करना था। हमारे देश में जो ये व्यक्त समस्याएं थी, भेदभाव थे, उन भेदभावों को भी समाप्त करना था। हम अमेरिका नहीं थे, हम भारत थे, और भारत में अमेरिका से बहुत ज्यादा समस्याएं मौजूद थी। भारत में जातिवाद था, भारत में जातिवाद था, और इस जातिवाद को भी हमें समाप्त करना था। हमें इस जातिवाद को भी समाप्त करना था। हमें सिर्फ आर्थिक विकास नहीं प्राप्त करना था, हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना था, हमें समाज को न्याय भी दिलाना था। तो हमें दो रास्तों पर चलना था। एक था आर्थिक विकास के रास्ते पर और एक था सामाजिक विकास के रास्ते पर, और दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना था। दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना था। इसीलिए हमने ना सी अपनाया ना एस अपनाया, हमने क्या अपनाया? एम अपनाया। क्यों? क्योंकि एम में दोनों चीजें मिक्स थी, और सरकार ने यहां पर प्रमुख भूमिका निभाई। बड़े बड़ी संस्थानों को उसने अपने नियंत्रण में रखा, बड़ी बड़ी संस्थानों को उसने अपने नियंत्रण में रखा। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार की बनी, जिससे कि सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर दिया जाए। क्योंकि सरकारी कंपनियों का मूल उद्देश्य कभी पैसा कमाना नहीं होता। सरकारी कंपनियों का मूल उद्देश्य क्या होता है? समाज को सुविधाएं उपलब्ध कराना। आपके जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य समाज को बीमारी मुक्त बनाना। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्देश्य क्या होता है? पैसा, प्रॉफिट कमाना। समझ में आई बात? उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इलाज के साथ, लोगों को स्वस्थ करने के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना होता है। समझ में आई बात? क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तब तक वो अपने आप को चला नहीं पाएंगे। तो अब अंतर समझ में आ रहा है? सी में क्या डिफरेंस होता है? पूंजीवादी समाज में क्या अंतर होता है, और समाजवादी समाज में क्या अंतर है? समाजवादी समाज का मूल उद्देश्य होता है जनता की भलाई करना। तो हमारी सरकार ने दोनों चीजों, हमारे देश में इसीलिए आपको सरकारी हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं। जिनको भाई जल्दी से जल्दी काम कराना है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और जिनको सस्ते में और अच्छा इलाज कराना है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं। सस्ते में और अच्छा इलाज कराना है वो कहां जाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स में। इसीलिए हमारे देश में आपको एम्स देखने को मिलेगा। आप यहीं देख लो, 3 किलोमीटर के अंदर ही कितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे? 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। 3 है ना? कौन कौन से? कलावती और 3 है ना, बड़े बड़े। एम्स भी है हमारे पास। ठीक, तो इतने में ही हमारे पास इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो ये चीज है, और ये नेहरू की देन है, उस समय के नेताओं की देन है, जिन्होंने इतने बढ़िया मेक ओवर के साथ हमारे देश का निर्माण किया। तो ये अब आप देखो, देखो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है बताओ मुझे? पैसा कमाना। उनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा पढ़ता है उसे खूब पढ़ाते हैं वो, और जो नहीं पढ़ता उसे पढ़ाते भी नहीं है वो।
जो क्लास में आता है उसे पढ़ाते हैं, जो क्लास में नहीं आता उसे पढ़ाते भी नहीं है वो, ये उनका है। समझ में आई बात। और जो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल्स होते हैं वो सबको पढ़ाते हैं, उनका काम पैसा कमाना नहीं होता। सरकारी स्कूलों का काम पैसा कमाना नहीं होता, सरकारी स्कूलों का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। मूल उद्देश्य उनका क्या है, पढ़ाना। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। सरकारी पैसे देता है टीचर को पढ़ाने के लिए, सरकारी पैसे देती है, समझ में आई बात। तो ये अंतर होता है। लेकिन हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी स्कूल्स के बच्चों की भी गलती होती है, बच्चे अपने अधिकार को समझते नहीं है, जो उनको फ्री में मिलता है उसकी वो वैल्यू नहीं करते। दिक्कत ये भी तो आती है ना, बच्चे भी तो सर से पूछते नहीं है ना कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ सर, आपकी ड्यूटी है ये, पूछो उनसे। आपको इसी चीज के लिए 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है, इतने प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी नहीं मिलती। ये बात जान लो, जितना आपके सरकारी स्कूल के टीचर को पैसा मिलता है ना, उतना प्राइवेट स्कूल के टीचर को नहीं मिलता। उनका शोषण किया जाता है और यहाँ ये शोषण करते हैं बच्चों का। दिक्कत ये है, जिसको जो मिल जाता है ना वो उसका दुरुपयोग करने लगता है, दिक्कत ये आ जाती है। आगे सुनो आप। तो ये होता है, इसीलिए सरकार ने कौन सा पैटर्न अपनाया, मिक्स्ड पैटर्न अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का पैटर्न अपनाया, क्योंकि हमारे देश में दोनों प्रकार का समाज मौजूद था। पैसे वाले भी बहुत से लोग थे, लेकिन पैसे वाले बस मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन थे हमारे देश में पैसे वाले थे, लेकिन वो मुट्ठी भर थे, लेकिन गरीब बहुत बड़ी संख्या में थे। तो इन गरीबों की इतनी हैसियत नहीं थी कि ये अपने दम पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, तो इस चीज की जिम्मेदारी सरकार को लेनी थी। तो इसीलिए सरकार ने प्रमुख भूमिका निभाई देश के विकास को आगे बढ़ाने में। उन्होंने न किसानों पर इसकी जिम्मेदारी को थोपा, न उद्योगपतियों पर, किसी पर भी नहीं थोपा। उन्होंने इस जिम्मेदारी का सबसे ज्यादा भार अपने कंधों पर लिया और देश को बढ़ाने का प्रयास किया। इसीलिए हमारे देश में शुरुआती वर्षों में बहुत सारे कामों में सरकारी कंपनियां इन्वॉल्व थी। एक समय था कि सरकारी ब्रेड भी आती थी, सरकारी ब्रेड भी आती थी। आपका ये डीएमएस उसी का प्रमाण है, समझ में आई बात, उसी का प्रमाण है। एक टाइम पे बहुत सारी चीजें सरकारी हुआ करती थी। अभी तक भारत सरकार के पास अपना एरोप्लेन भी था, एयर इंडिया, अब वो नहीं रहा। हाँ, BSNL अभी भी है, लेकिन सरकार उसे बर्बाद कर रही है, तो क्या कहें। आगे सुनो, विकास की धारणाएं। चलो ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कि विकास की किस प्रकार की धारणाएं होती हैं, कौन कौन सी धारणाएं हैं। इनमें से प्रत्येक, हाँ ये सुन लो, इसको कर लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है, जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इस कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। रुक जाओ, समझ में आई बात। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आपके जो ये देश का विकास है ना, देश के विकास को आपकी राजनीति निर्धारित करती है। तो इसीलिए आपको अपने देश की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जेब में कितना पैसा आएगा, कितना आपकी जेब से निकाल लिया जाएगा, इस चीज को तय कौन कर रहा है, आपके देश का नेता, आपके देश का नेता। इसीलिए इस नेता का चयन बहुत ही सोच समझ के होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम अगली अध्याय में जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि हमारे देश के हमने कौन सी विकास की धारणाएं, कौन सी विकास की धारणाएं थी और हमने कौन सी विकास की धारणा अपनाई। धारणाएं मतलब यही आपकी पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने मिश्रित क्यों अपनाई, ये मैं अगली क्लास में और विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।